क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? इस्लामाबाद अकॉर्ड्स, जिनको नाम दिया गया है तारीखी डील का, एक ऐसा मुआहिदा जो कि पाकिस्तान के तवस्सुत से 40 साल के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है। क्या ये वाकई आपको होता हुआ नज़र आ रहा है अगले हफ्ते के अंदर कि ट्रंप इस्लामाबाद आएँ और यहाँ पर आकर एक डील साइन करें जिसके अंदर ईरान और अमेरिका का एक सीज़ फायर हो जाए? कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कम इसलिए वक्त है कि उसने फिर और भी कुछ ऐलानात किए हुए कि उसने क्यूबा पे जाके हमला करना है और कब्ज़ा करना है। फिर कभी वो ग्रीनलैंड की बात करता है कि उसको अपना हिस्सा बनाना है। वो कभी बग्राम की बात करता है कि उसने अपना वापस लेना है, बग्राम का जो उनका एयरबेस है। ये अमेरिका ने तय करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उन्होंने किस हद तक ईरानियन रजीम को बचाना है, किस हद तक ईरान का नुकसान करना है। जो ईरान का पावर स्ट्रक्चर है वो पर्सनैलिटीज़ या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड नहीं है। देखें, अमेरिका ने उनकी तमाम तर लीडरशिप का खात्मा कर दिया, लेकिन फिर भी उनका निज़ाम कोलैप्स नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें पता ये लगता है कि उनके सुप्रीम लीडर के जाने के बाद भी अगर ये निज़ाम खड़ा हुआ है तो ये शख्सियात के ऊपर मबनी नहीं है। ईरान को मैंने उस वक्त कहा था जब आज से 10 माह पहले इनकी 3 फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ था कि आपके पास एक ही है बार्गेनिंग चिप, आप अब बंद कर दें आपने हुर्मुज़ को। मैं कहता हूँ ये हमला भी नहीं होना था इजराइल अमेरिका का जो अब हुआ ईरान पे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल की गारंटी दी जा सकती है कि अगर ये वाले जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो भी जाएं तो उसके बाद अमेरिका और इजराइल दोबारा से इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे? तो पाकिस्तान का पिवटल रोल और ये जो डायलॉग है इसका इस्लामाबाद में होना, यही मैं कहता हूँ इस बात की गारंटी है कि जो इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा उसमें इजराइल और अमेरिका ये इंश्योर करेंगे कि वो ईरान पे हमला नहीं करेंगे। आप अपने एनालिसिस से हमें ये बताएं कि क्या अमेरिका वो हासिल कर सका जो कि वो इस जंग के आगाज़ में चाहता था, या फिर वो क्या मकासद थे जिसकी वजह से ईरान के ऊपर अटैक किया? एक तो ये कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को पता है या नेतन्याहू को पता है। ठीक है, अगर वो ये गलियों में बताते फिरते और ये पर्चा दे देते अखबार वालों को कि ये हमारे मकासद, तो ये अखबार वाले और टीवी वाले फिर मजाक उड़ाते ट्रंप का कि ये तुम्हारे मकासद थे। ईरान को फोर्स किया जाएगा मुज़ाकरात के ज़रिए कि आप लोग इस यूरेनियम को अमेरिका के हवाले कर दो या फिर रशिया के हवाले कर दो। क्या ईरान अपनी इस अफजूदा यूरेनियम को जो है वो गिव अप करने पर तैयार होगा, इस पर आमादा होगा कि वो इसको सेल कर दे? जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ईरान एग्री कर जाता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, तो मैंने कहा वो तो आप उनके बयान से भी लग रहा है, यही बात वो लिख के दे देगा कि पाकिस्तान बना देता है दहशतगर्दों को। उसके बाद अब देखिए जो उसामा बिन लादेन वाला वाक़या था 9/11 के बाद, उसके बाद ये तासुर मज़ीद मजबूत हो गया। आलमी मीडिया ने इसको यूँ रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ हेवन फॉर टेररिस्ट, लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो एक की मीडिएटर बनाए। तो ये सफ़र पाकिस्तान ने किस तरह से तय किया है? नाज़रीन, क्या ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब हो सकेगा? क्या पाकिस्तान की सालसी वो काम कर सकेगी जो दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सका? पाकिस्तान की इस मीडिएशन की कोशिशों ने पाकिस्तान की पोजीशन को आलमी मंजरनामे के ऊपर किस तरह से अपलिफ्ट किया, इसके ऊपर हमारे हमसायों को क्या तकलीफ़ है, और क्या ईरान ने आबने हुर्मुज़ को बंद करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी? अगर आप इन तमाम तर सवालों के जवाब सुनना चाहते हैं तो आज की पॉडकास्ट आपके लिए है। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी टाइम में से हमारे लिए भी कुछ हिस्सा निकाला एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ एक नशिस्त करने जा रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन विद द सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स दैट आर अबाउट टू हैपन इन पाकिस्तान वंस अगेन। और सबसे पहला जो सवाल है वो मैं ये करना चाहूँगा, या मैं इसके मुतालिक जानना चाहूँगा कि पहला जो राउंड है वो भी इस्लामाबाद के अंदर हुआ और उसके बाद अब दूसरा होने जा रहा है। पहले राउंड के अंदर क्या गुंजाइश रह गई थी, किन शराइत के ऊपर जो इत्तफाक है वो नहीं हो सका कि दूसरे राउंड का जो इनेकाद है वो होने जा रहा है? एक तो सबसे पहली बात यह कि जो पहला राउंड था वो 47 साल के वक्फे के बाद, आप देखें 79 में जब इनकलाब आया है ईरान में और रजीम चेंज हुआ, अमेरिका की बरह रास्त टॉक्स जो हैं वो उस वक्त हुई। देखें, दो मुल्कों के दरमियान जंग जारी थी। अभी 1.5 माह से तो बाकायदा हमला हुआ ईरान पे अमेरिका और इजराइल का। 10 माह पहले जून में भी उन्होंने एक हमला किया और उनकी जो तनसीबात थी उनको तबाह किया। तो जंग के बाद इस दौरान पाकिस्तान की जो सफारतकारी थी और कोशिशें थीं, उनके नतीजे में ये दोनों एक मेज़ पे बैठने पे तो आमादा हुए। तो इतनी पुरानी आप कह लें कि जो रंजिश है फिर वो जो अब जंग में बदली, तो मैं कहता हूँ कि एक मुलाकात में तो ये इम्कान नहीं था कि वो
मुलाकात जो है वो इतनी मुफीद होगी कि उससे कोई एक नतीजा निकाला जा सकेगा। पहली बड़ी कामयाबी यही थी कि पाकिस्तान की जो ये तजवीज़ कि सबसे पहले तो फायरबंदी हो और सीज़ फायर हो, और हमने उसके लिए जो टाइम फ्रेम दिया वो 2 वीक्स का था, और मकसद ये था कि ये एक टेबल पे बैठें, जिसमें पाकिस्तान कामयाब रहा। वहाँ ये हुआ कि उन्होंने खुल के बातें की, जो दोनों की रेड लाइंस थी वो उन्होंने बयान की कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, अमेरिका कितनी कंसेशंस दे सकता है, ईरान की नुकात पे जो है उनकी बात मान सकता है। तो वो तो दोनों ने, आप कह लें जैसे ईरान ने अपने 10 नुकात दिए और आपने सुना कि अमेरिका ने उससे पहले अपने 15 पॉइंट्स वो पेश किए। तो मैं ये कहूँगा कि वो पहला मरहला भी एक तरह से कामयाब मरहला था। वो ये नहीं हुआ कि नाकाम हुआ, बल्कि मैंने उसे कहा कि वो तातुल का शिकार ज़रूर हुआ कि, और अब आपने देखा वो तातुल भी दूर होने को है, और अब ये इम्कान है कि नेक्स्ट वीक ये मंडे को या ट्यूसडे को जो है सेकंड जो राउंड है वो उसका आगाज़ होगा। और जिन नुकात पे कहा यह गया था उस वक्त के 3 नुकात ऐसे थे जिन पे जो एक कंसेंसस है वो नहीं डेवलप हो सका था, तो उम्मीद है कि वो नेक्स्ट वीक जब दोबारा बातचीत। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ख्याल ये भी मौजूद है कि इन तमाम तर मामलात जो हैं वो तय पा चुके थे, लेकिन एंड टाइम पे जो ट्रंप है उन्होंने जेडी वैंस को कहा कि तुम वापस आ जाओ, और वो चाहते ये थे कि मैं इसका क्रेडिट खुद लूँगा और जाकर खुद बज़ाते खुद इस्लामाबाद जाऊँगा और इस्लामाबाद जाके इस डील के ऊपर साइन करूँगा। तो वो एक बार फिर से अपने आप को एक नया जो अमन नोबेल प्राइज़ है उसके लिए नॉमिनेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये तमाम का जो पिछला राउंड है उसको डिले करवाया, जानबूझकर करवाया। आपको लगता है कि इस बात के अंदर कोई सदाकत है? देखें, उन टॉक्स के बाद जो बयानात आए, आपने देखा कि 21 घंटे की मैराथन वो टॉक्स थी, और उसके बाद जेडी वैंस ने उसको कंक्लूड किया सिर्फ 4 मिनट में, और उसके बाद फिर ज़ाहिर मुल्क रवाना हो गए। तो उससे तो ये लगता था कि उन्होंने अपनी जो शराइत थी वो ईरान जो डिप्लोमेट्स थे उनकी कोर्ट में डाल दी थी कि वो इस पे जवाब दें। मुझे लगा कि उसमें फौरी तौर पे ईरान ने उन बातों का जवाब उस वक्त नहीं दिया होगा, इसीलिए वो वापसी हुई और फिर ईरान का डेलीगेशन भी यहाँ से वापस रवाना हुआ। ये अलग बात है कि इससे मैं इत्तफाक यूँ करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप है, और फिर जाहिर है कि अगर ये टॉक्स कामयाब होती हैं तो यकीनन वो चाहेंगे कि उसका जो क्रेडिट है या उसका जो सिर है वो उनके सर हो। लेकिन लगता ये है कि पहले जो दौर हुआ है उसमें कुछ नुकात ऐसे थे जिन पे अभी मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि ट्रंप खुद चाहते हों, ये जैसे लोगों ने कहा, रिपोर्ट किया जी उनको एक टेलीफोन कॉल आ गई और वो बात करते थे, और उसके बाद जो है मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद कुछ मामलात ऐसे थे जिन पे उस वक्त कंसेंसस नहीं हो पाया था। उसके बाद आपने देखा हमारी एफ़र्ट्स कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिफ मुनीर वो ईरान के दौरे पे गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मियां शहबाज शरीफ वो अभी वापस आए हैं 3 मुल्कों के दौरे से। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हल तलब हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ये जो एक हिस्टोरिक डील लाइकली होने जा रही है पाकिस्तान के तवस्सुत से, इसका जो सहरा है वो ट्रंप चाहते हैं कि वो अपने सर पे सजाएं, लेकिन क्या इस बात के अंदर हकीकत नहीं है कि इस जंग का जो सहरा है वो भी ट्रंप के सर ही है? और अभी उससे पहले आपने ये भी बताया कि पिछले साल जब जून के अंदर जंग शुरू की गई थी तो ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उनको तबाह किया गया था, लेकिन अब दोबारा यही कहा गया कि हम आपकी जो जौहरी तनसीबात हैं उनको तबाह करने दोबारा आ रहे हैं। तो या तो लास्ट टाइम झूठ बोला गया या फिर अब जो है वो एक सिर्फ खेल रचाया गया, ऐसी कोई हकीकत नहीं थी इसमें। ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि जंग जो होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का कत्ल होता है ना, फ़ौजी तो होते ही हैं, उनकी आप कह लें, और सिविलियंस भी मारे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कत्ल होता है सच का, कि पहली शिकस्त सच को होती है। सच नहीं बोला जाता जंग में, इसलिए कि जंग जो है वो मीडिया पर नहीं लड़ी जाती, जंग जो है वो अखबारों में बयान से नहीं लड़ी जाती, और ना ये टीवी चैनल्स पे बैठ के लड़ी जाती है। लीडर्स बयान ज़रूर देते हैं लेकिन वो डिसीव भी करते हैं। जैसे ट्रंप तो माहिर है डिसेप्शन का और कन्फ्यूजन पैदा करने का, आप उसकी किसी बात का भी एतबार नहीं कर सकते, उस बात का भी नहीं जो बाद में सच भी साबित होती है, इसलिए कि उस पर भी लगता है कि हो सकता है कि वो कोई ब्लफ कर रहे हैं या वो करना कुछ चाहते हैं और कहना कुछ चाहते हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने अपने आदाब बार बार बदले। उन्होंने कहा जी हम उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको बर्बाद करेंगे,
जैसे ओब्लिटरेटेड का वो लफ्ज़ बार बार बोलते रहे, और उन्होंने अपना वो जहाज़ इस्तेमाल किया, ये जो B2 स्पिरिट है जो उससे पहले इस्तेमाल इस अंदाज से, और जो उसमें मिसाइल नस्ब किए गए थे कि इतना डीप जाके उन्होंने वो वहाँ बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा दिया ईरान पर। गिरा दिए। उसके बाद रजीम चेंज के हवाले से वो अपने बयान बदलते रहे, जी। और अब नए हुर्मुज़ के हवाले से अपने बयान बदलते रहे। तो ट्रम्प ने तो ये डिप्लोमेसी की है जिसको आप कहते हैं कि, मैं इसको कहता हूँ कि रोलर कोस्टर टाइप डिप्लोमेसी, कि कभी आपको लगता है कि बहुत ऊपर चली गई है, कभी लगता है बहुत डाउन आ गई है, फिर ये ऊपर आती है। तो ये तो है डोनाल्ड ट्रम्प के पर्सपेक्टिव में। जब तक कोई डील आ नहीं जाती सामने और वो नुकात जिन पे इनका इत्तफाक राय नहीं हो जाता, तो आप देखिएगा कि ये पैटर्न जो है ना, ये चलेगा कि लगेगा सुबह के शायद मामला हल हो गया है, शाम को लगेगा कि नहीं अब तो आपने हुर्मुज़ खुल गई थी फिर बंद हो गई है, फिर सुबह लगेगा कि फिर खुल गई है, और फिर इशू बेशक 10 में से 1 होगा आपने हुर्मुज़ का, बाकी और नुकात हैं जिन पे, जिसको बैकडोर मैं कहता हूँ, बैकडोर जो चैनल है उस पर बातचीत चल रही है, और अब देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है वो उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये तो चलती रहेगी, इस बात पे हमारा इत्तेफाक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? इस्लामाबाद अकॉर्ड्स, जिनको नाम दिया गया है तारीखी डील का, एक ऐसा मुआहिदा जो कि पाकिस्तान के तवस्सुत से 40 साल के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है, क्या ये वाकई आपको होता हुआ नज़र आ रहा है अगले हफ्ते के अंदर कि ट्रंप इस्लामाबाद आएँ और यहाँ पर आकर एक डील साइन करें जिसके अंदर ईरान और अमेरिका का एक सीज़ फायर हो जाए? मुझे नज़र आ रहा है जी होता हुआ। इससे पहले भी हमने कई पॉडकास्ट में ये बात की है और कई टीवी चैनल्स पे भी ये बात की है कि अब जो कुछ अब तक हो चुका है, और दोनों को फेस सेविंग चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कम इसलिए वक्त है कि उसने फिर और भी कुछ ऐलानात किए हुए हैं कि उसने क्यूबा पे जाके हमला करना है और कब्ज़ा करना है। फिर कभी वो ग्रीनलैंड की बात करता है कि उसको अपना हिस्सा बनाना है। वो कभी बग्राम की बात करता है कि उसने अपना वापस लेना है, बग्राम का जो उनका एयरबेस है। वो तो कनाडा को एनेक्स करने की भी बात करता है। तो उसने ज़्यादा वक्त नहीं देना इस रीजन में, इस खत्े में। इसमें तो दूसरी राय नहीं है। ईरान भी ये समझता है कि यहाँ अमेरिकन फोर्सेस लंबे अरसे के लिए नहीं हैं। फिर दूसरा, ईरान का जो नुकसान हो चुका है जून में, जो आज से 10 माह पहले, फिर मुझे बताएं कि एक ही दिन नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 1 मिनट में नहीं, बल्कि मैं कहूँगा पहले 40 सेकंड्स में आपने देखा कि ईरान की तमाम जो आला क़यादत थी, उनके जो रहबर आला थे आयतुल्लाह ख़ामनई, उनकी शहादत हुई। उनके साथ 42 लोग और थे जिनकी शहादत हुई। उससे पहले ईरान की जितनी फोर्सेस हैं, उनके एयर चीफ, उनके नेवल चीफ, उनके आर्मी के जो चीफ, उनके पासदारान के चीफ, उनके इंटेलिजेंस के चीफ, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के बाकी हेड्स और साइंटिस्ट, मुझे ये बताएं और क्या लॉस होता है किसी मुल्क का, जो मुल्क जंग में हो, कि उसकी तमाम सीनियर क़यादत वो ना बाकी रह सके। तो मुझे लगता, फिर दूसरा 17,000 हैं ऐसे अहदाफ जिस पर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की है, और अब वो धमकी क्या दे रहे थे कि वो उनके जो पावर जनरेशन के जो वो सेंटर्स हैं, वो उनको भी बमबारी से उड़ा देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक ये भी तो पॉइंट है ना कि जो ईरान का पावर स्ट्रक्चर है वो पर्सनैलिटीज़ या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड नहीं है। वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है जिसके अंदर ये तमाम तर जो पावर हायरार्की है वो मूव करती है। क्योंकि ईरान, देखें, अमेरिका ने उनकी तमाम तर लीडरशिप का खात्मा कर दिया, लेकिन फिर भी उनका निज़ाम कोलैप्स नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें पता ये लगता है कि उनके सुप्रीम लीडर के जाने के बाद भी अगर ये निज़ाम खड़ा हुआ है तो ये शख्सियात के ऊपर मबनी नहीं है, और ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए इसको यूं तबाह कर देना जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर होता तो वो अब तक कर चुके होते, और यहाँ पर कोई ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो करके यूरेनियम निकाल के ले गए होते और इस तरह का मामला हो चुका होता। देखें, ईरान अमेरिका के लिए भी तो बड़ा एक अहम मुल्क है, इसलिए कि ईरान जो इस खित्ते में रोल प्ले करता है, और एक ऐसी स्टेट का कि जो स्टेट अपने हमसाया मुल्कों के लिए ख़तरा है। और अब साबित भी हुआ जब ईरान ने मिसाइल दागे हैं, कतर पे दागे हैं, सऊदी अरब पे, कुवैत पे, यूएई पे, टर्की पे, बल्कि साइप्रस तक गए हैं। तो मुझे बताएं, क्या ये अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है या अमेरिकन इंटरेस्ट के हक़ में नहीं है कि वो अग्रेसर अमेरिका और इजराइल हैं ईरान पे हमला करने वाले, लेकिन इस रीजन में ख़तरा बना के किसको पेश कर रहे हैं? ईरान को, जिसको तो मजलूम होना चाहिए।
तो ईरान को मुकम्मल तौर पे क्रिपल करना, ये किसने कहा है कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है? अमेरिका इंटैक्ट रखना चाहता है ईरानियन ये जो पावर है एटलीस्ट कि वो उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बाकी आपने देखा उनकी जो एयर स्पेस थी उसमें उनका मुकम्मल कंट्रोल रहा है। और कई 100 जहाज़ तो उनके जो थे उन्होंने वो पानी में डुबोए हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पे ईरान की ताकत को क्रिपल करना मकसद नहीं है। अगर वो मकसद होता तो फिर अमेरिका के जो मफाद जुड़े हुए हैं अरब वर्ल्ड के साथ, ट्रिलियन डॉलर्स के मफादात हैं, वो अमेरिका की बेसिस हैं उनमें। तो मुझे बताएं कि वो अगर ईरान से ख़तरा महसूस करेंगे तो अमेरिका के टर्म्स में आएंगे ना उनके साथ बातचीत के लिए। तो जंग को इस अंदाज से नहीं देखना चाहिए कि ये अमेरिका ने तय करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उन्होंने किस हद तक ईरानियन रजीम को बचाना है, किस हद तक ईरान का नुकसान करना है, और किस हद तक जो है जो उनके अहदाफ हैं वो बदलते भी रहेंगे, बताएंगे कुछ, वो होंगे कुछ। लेकिन बिल आखिर ज़ाहिर है कि ईरान उतनी बड़ी ताकत तो नहीं ना कि अमेरिका जैसी सुपर पावर और फिर इसराइल जैसा मुल्क उसके ख़िलाफ़ कुछ जंगी हिकमत अमली के हवाले से कि उसे कामयाबी हो। ये अलग बात है कि हमारा जो मीडियम है या हमारे यहाँ जो चैनल्स हैं या जो हमारा जो ख़ास तौर पे जो उर्दू का जो एक न्यूज़ है उसमें हमने ज़ाहिर सीखा ही नहीं है कि हमने जो रियलिटीज़ हैं उसका एनालिसिस किस अंदाज से करना है। ईरान का बहुत भारी नुकसान हो चुका है इस वक्त। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस हद तक हम एग्री कर सकते हैं कि ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल और अमेरिका जैसे अग्रेसर का मुकाबला कर सके। लेकिन कुछ पत्ते ईरान के पास ऐसे थे कि हमने देखा उसका हल अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं था। आपने हॉर्मुज़ को जब बंद किया गया तो ईरान ने बाबांगे दोहल कहा कि आप लोग आकर अगर इसको खुलवा सकते हैं तो खुलवा कर दिखा दें, मतलब एक धमकी लगाई अमेरिका को, और अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। और अमेरिका आई डोंट नो कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो आपने हॉर्मुज़ को खुलवा सकता, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रेटजिक जो बेनिफिट है वो ईरान के पास मौजूद था कि यहाँ से वो उन शिप्स को टारगेट कर सकते थे। तो ईरान बेशक जो इजराइल है और अमेरिका है उन पे डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली वो बहुत जगहों से जो हिट है वो ऑलरेडी कर रहा है। इजराइल को बेशक वो ना कर रहा हो, लेकिन अमेरिका को कर रहा है, उसके इत्तेहादियों के ऊपर हमले करके, या फिर जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि जो आपने हॉर्मुज़ है उसको बंद करके वहाँ से शिप्स को ना गुजरना देकर। और उनके इत्तेहादी जब अमेरिका से सवाल उठाते हैं कि आपने हमें प्रोटेक्शन दे रखी है तो अब आप लोग आके हमें बचा क्यों नहीं रहे, तो एक तरह से जो इनडायरेक्टली है वो ईरान हिट कर रहा है अमेरिका को। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मुझे एक बात बताएं, आपने हॉर्मुज़ से अमेरिका का जहाज़ गुजरता है या इजराइल का जहाज़ गुजरता है? वहाँ से वो जो 20% जो ऑयल है या गैस है या जो बाकी और फर्टिलाइज़र है या वो जो से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका तो सबसे बड़ा ख़रीदार चाइना है। 70% तो चीन को जाता है, बाकी जो यूरोप के ममालिक हैं। फिर ये आपको किसने कहा है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि हार्मुज़ बंद ना हो? क्या यूरोप को नहीं ये मैसेज देना कि यूरोप की जो इकॉनमी डिपेंड करती है रूस पे, तो उसने पाबंदी लगा दी। लेकिन डॉक्टर साहब क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब आपने हॉर्मुज़ बंद था तब भी चीनी जहाज़ तो गुजर रहे थे वहाँ से, और यूरोपीय कुछ ममालिक ऐसे थे जो ईरान से रब्ता करके अपने जो जहाज़ हैं वहाँ से गुजार रहे थे। तो फिर से क्यों कहते हैं कि बंद हो गई थी वो? ये कौन सा, देखे ना, ये जो तासुर देना, वो कोई एक दरवाज़ा है या कोई विंडो थोड़ी है कि जिसको कोई अंदर से बंद कर दे, कोई बाहर से बंद कर दे। जैसे अमेरिका ने कहा कि मैंने ब्लॉकेट कर दी है, वो अगर खोल भी तो बाहर अमेरिका के जहाज़ खड़े हैं। और ये आपको किसने कहा है कि अमेरिका की जो माइट है जो सीज़ में है, 12 उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 12 पूरी दुनिया को मिला के नहीं है किसी के पास। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है कि 60 और जहाज चलते हैं उसके साथ, 60 से ज़्यादा वो पूरा एक फ्लीट है जी। और 3 हैं इस रीजन में अमेरिका के मौजूद। लेकिन दुनिया को ये ज़रूर बावर कराना है कि अगर ईरान जैसा कमज़ोर मुल्क चोक कर सकता है इसको, तो अगर अमेरिका ने उसको चोक कर दिया और ब्लॉकेट कर दिया तो अमेरिका से कौन छुड़वाएगा? कौन आएगा उसको निकालने के लिए वहाँ से? यहाँ तो चले अमेरिका एक्शन करके कर लेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखो मुल्कों की कुछ चीज़ें दिखावे की कुछ और होती हैं। ईरान को मैंने उस वक्त कहा था जब आज से 10 माह पहले इनकी 3 फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ था जी। कि आपके पास एक ही है बार्गेनिंग चिप, आप अब बंद कर दें आपने हॉर्मुज़ को। मैं कहता हूँ ये हमला भी नहीं होना था इजराइल और अमेरिका का जो अब हुआ ईरान पे। अगर ये लास्ट टाइम आपने अगर देखें हर चीज़ की टाइमिंग होती है ना, जंग में तो वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने हॉर्मुज़ जो है वो डेफिनेटली ज़ाहिर है वो 13 किलोमीटर की जो एक पट्टी है वो
ईरान के बहुत करीब से गुजरती है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए उसको चोक करना, और यह दुनिया भूल गई है कि क्या यही तो काम इजिप्ट ने किया था सुएज़ में। तो क्या सुएज़ में इजिप्ट जो है वो इसमें कामयाब हो सका था? और बरतानिया ने बुर्गस निकाल दिया था। तो हम कहते हैं तारीख से भी हमने कुछ नहीं सीखा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि खुदा के लिए ईरान को मज़ीद आप बचाएं जितना ईरान बच गया है इस वक्त। ईरानी अवाम 9 करोड़ हैं, वो एक बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाह हैं कि वहाँ पे अमन कायम हो, पीस कायम हो। ये तासुर दे के कि शायद ये लंबी जंग चले और इससे और फिर जो खलीजी ममालिक हैं बाकी और फिर यहाँ से जंग आगे बढ़े, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है या जो विजडम है वो प्रिवेल करेगी, और इसमें नहीं पढ़ेंगी जिस तरह आपका अखबार और आपका मीडिया पाकिस्तान में पढ़ता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब जंग हार जीत की नहीं होती। अब ये मुज़ाकरा भी इस सेंस में नहीं होंगे कि आपको लग रहा होगा दोनों विक्ट्री डिक्लेयर कर सकेंगे अपनी, इस तरह के मामला डिस्कस होंगे और ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन इस चीज़ से मैं कम से कम ये कहता हूँ कि नहीं, ईरान को बचना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट से। अब ये एक आखिरी मौका है और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान ने इंतहाई संजीदगी के साथ दिन रात ये कोशिश की है कि ये जंग बंदी हो और एक मुस्तकिल पीस हो इस रीजन में। ये अब पीस सिर्फ ईरान का साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये 7-8 जो आपके खलीजी ममालिक हैं गल्फ़ के, फिर कुवैत है, फिर बहरीन है, फिर कतर है, फिर तुर्की है, ये ममालिक सबका पीस जुड़ा हुआ है। और सबसे बढ़कर आप सुन लें, अब लेबनान को भी शामिल कर लिया है इसमें इन्होंने। अब सीरिया और जो हमास और गज़ा है वो भी शामिल हो गए। तो पूरा मिडल ईस्ट जो है मैं कहूँगा कि वो निकल आएगा जंग के दहाने से और एक पीस प्रोसेस शुरू होगा मिडल ईस्ट में। अब ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत पुरुमीद हूँ ये जो अब नया आप कह रहे हैं कि जो सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। लेकिन डॉक्टर साहब वो पीस प्रोसेस जो है लेट्स होप कि वो कामयाब हो जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और इज़राइल की गारंटी दी जा सकती है कि अगर ये वाले जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो भी जाएं तो उसके बाद अमेरिका और इज़राइल दोबारा से इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, या इस तरह का कोई एडवेंचर जो है वो ईरान के अंदर या मिडल ईस्ट की किसी और कंट्री के अंदर नहीं किया जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम जब अमेरिका ने अटैक किया है तो मुज़ाकरात हो रहे थे और ख़बरें ये सामने आ रही थी, जो कि अभी भी सामने आ रही हैं, कि तमाम तर चीज़ें मस्बत पेशरफ जो है उसके अंदर हो रही है या मस्बत तरफ जा रही हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से अटैक हुआ और एक डेडली अटैक हुआ ईरान के ऊपर। तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर ये पीस प्रोसेस हो जाता है, इसके ऊपर पाकिस्तान की कोशिशों से काम हो जाता है और हम लोग एक डील साइन कर लेते हैं, तो उसके बाद अमेरिका और इज़राइल दोबारा ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे? तो ये जिसको आप पीस प्रोसेस कह रहे हैं और जिसको आप इस्लामाबाद एकॉर्ड कह रहे हैं जी, आपका क्या ख्याल है कि उसमें एक अहम शिक ये नहीं होगी? ये सबसे अहम तरीन शिक है कि अमेरिका और इज़राइल ईरान पे एग्रेशन या अटैक नहीं करेंगे। और सिर्फ ईरान पे नहीं, अब मैंने अर्ज़ किया कि लेबनान को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और पैलेस्टाइन को भी, इसलिए कि वहाँ एक पीस पोर्ट अलहदा से बना हुआ है। ये तो बुनियादी बात है। आपने सही कहा कि ओमान में बातचीत जारी थी और उसके बाद इज़राइल हमला कर दिया। पाकिस्तान ओमान नहीं है जी। पाकिस्तान आपका एक ताकतवर मुल्क है, एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान का रोल अब तस्लीम किया जा रहा है, न सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल। डोनाल्ड ट्रंप आपने देखा कि तज़दीक करता है हर यूरोपियन लीडर की, वो इस्तेज़ा करता है, आपकी लीडरशिप की तारीफ़ करता है, वो जो 10 मई के बाद आपने कर दिखाया है। तो पाकिस्तान का पिवटल रोल और ये जो डायलॉग है इसका इस्लामाबाद में होना, यही मैं कहता हूँ इस बात की गारंटी है कि जो इस्लामाबाद एकॉर्ड होगा उसमें इज़राइल और अमेरिका ये इंश्योर करेंगे कि वो ईरान पे हमला नहीं करेंगे। ये एक मैं कह रहा हूँ, अगर आप और नुकात पूछेंगे मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब अब जबकि ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं फाइनली, तो आप अपने एनालिसिस से हमें ये बताएं कि क्या अमेरिका वो हासिल कर सका जो कि वो इस जंग के आगाज़ में चाहता था, या फिर वो क्या मकासद थे जिसकी वजह से ईरान के ऊपर अटैक किया? ऑब्वियसली तमाम तर चीज़ें ऑन द टेबल नहीं होती, ज़ाहिर नहीं होती, कुछ चीज़ें जो हैं वो बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ों को अगर आप डॉट मैच करके हमें कुछ समझाने की कोशिश करें कि क्या मकासद थे अमेरिका के या इज़राइल के जिसकी वजह से ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, और क्या अमेरिका और इज़राइल उसके अंदर कामयाब हो सके हैं? एक तो ये है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को पता है या नेतन्याहू को पता है। ठीक है। अगर वो ये गलियों में बताते फिरते
और ये पर्चा दे देते अखबार वालों को कि ये हमारे मकासद, तो ये अखबार वाले और टीवी वाले फिर मजाक उड़ाते ट्रंप का कि ये तुम्हारे मकासद थे। मैं ये कहता हूँ कि जंग जो है वो मुश्किल तरीन फ़ैसला होता है लीडर्स के लिए और महंगा तरीन फ़ैसला होता है। इसका मुनाफा भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जिसको नुकसान हो उसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। ये हम ज़रूर गैस वर्क करते हैं जब उनके बयानात आते हैं लीडरशिप के, या जो ट्रंप बात करता है, लेकिन हम उस पर उस तरह से बिलीव नहीं कर सकते। अब ये जब ख़त्म होगी तो तब आइडिया होगा किसने क्या खोया क्या पाया, वो फिर हमें आइडिया होगा कि क्या जो अमेरिका ने अहदाफ मुकर्रर किए थे। लेकिन एक बात तो तय है ना, एक तरफ का नुकसान तो आपको नज़र आना चाहिए ना जी। मुझे दुख ये होता है कि वो नुकसान भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये कहूँगा कि क्या वही नुकसान था मैक्सिमम जो अमेरिका चाहता था? जाहिर है कि न्यूक्लियर जो मामला है ये नंबर 1 मामला है। अब मुझे बताएं आप कैसे तय करेंगे जब अमेरिका ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा या हम उसको ये इजाज़त नहीं देंगे। ईरानियन से पूछे तो वो ये कहते हैं कि हमने तो फतवा दिया हुआ है हमारे रहबर ने, हम नहीं बनाएंगे। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे? वो इनकारी हैं, वो कहते हैं यही हमारा पर्पज़ है। उनका पर्पज़ तो इनके बयान से ही पूरा हो रहा है, ये कह देते हैं कि हम नहीं बनाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये इतनी चीज़ें आसान नहीं हैं, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अगर अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई अहदाफ मुकर्रर किए थे, रजीम चेंज के हवाले से कोई अहदाफ मुकर्रर किए थे, या वो ये समझता था कि ईरान को इतना थोड़ा पीछे ले जाया जाए और उसका नुकसान करके कि ईरान को रीबिल्ड होने में फिर 10 से 15 साल लगे मज़ीद, क्या वो उनका टारगेट था? या पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को ये बतलाना और पूरे नेटो को कि वो नेटो के बग़ैर अमेरिका तने तना भी ये कार्रवाई कर सकता है, कोई ये पर्पस था? या जो मईशत पूरी दुनिया की चोक हुई और पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस और गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, क्या अमेरिका ख़ुद उसका कोई नुकसान हुआ उसको? अमेरिका में तो $3 ट्रिलियन उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर गई है इसके बाद। तो कहने का मकसद ये है कि ये ख़त्म होने के बाद अब सही पोजीशन में होंगे कि किसने क्या खोया क्या पाया है। ये इतना आसान नहीं है अभी बताना। मैं कहता हूँ इसलिए ये टॉक्स होने दें जो नेक्स्ट वीक हो रही हैं, उसमें जो नुकात जिन पे वो एग्रीमेंट होगा वो चीख के बताएंगे कि किसने क्या कंसेशन दी है, अमेरिका अपने अहदाफ से कितना पीछे हटा है जो उसकी डेडलाइन थी, और ईरान ने क्या अचीव किया है। यही जो अपना कार्ड खेल के कि आपने हुर्मुज़ को बंद किया, या जैसे हम कहते हैं कि ठीक है, मैं ईरानियन अवाम को मैं सैल्यूट करता हूँ, उनकी रेजिलियंस को भी सैल्यूट करता हूँ कि जितनी आफत और जितनी क़यामत उन पर ढाई गई है, लेकिन वो अपनी हुकूमत के साथ भी खड़े हैं, वो मुत्तहिद भी हैं और यूनाइटेड भी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन वो एक बेहतर फ्यूचर के भी ख्वाह हैं कि वहाँ एक मुस्तकिल अमन हो और पीस हो, और ईरान में पूरा पोटेंशल है आगे बढ़ने का। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो ये जो नेक्स्ट वीक हमें पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सी शराइत हैं जो कि हमारे सामने भी हैं और कुछ पस पर्दा भी बातचीत ऑब्वियसली चल रही होगी, लेकिन एक शर्त जिसका जिक्र अमेरिका बार बार करता रहा है और ईरान भी इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ रखता है, और वो है यूरेनियम। वो यूरेनियम जो कि ईरान ने अफज़ुदा कर रखी है और ईरान उसका इस्तेमाल करके एक एटमी हथियार बना सकता है, और 60% तक उसको अफज़ुदा कर लिया गया हुआ है। ये जो रिपोर्ट्स हैं वो आलमी मीडिया की जानिब से और कुछ एजेंसीज़ की जानिब से सामने आई हैं। तो अब ये ख्याल है कि ईरान को फोर्स किया जाएगा मुज़ाकरात के ज़रिए कि आप लोग इस यूरेनियम को अमेरिका के हवाले कर दो या फिर रशिया के हवाले कर दो। इस तरह की बातचीत भी इस वक्त चल रही है। तो क्या ईरान अपनी इस अफज़ुदा यूरेनियम को जो है वो गिव अप करने पर तैयार होगा, इस पर आमादा होगा कि वो इसको सेल कर दे, या इसके बदले में अपने जो मुंजमद असासे हैं अमेरिका के अंदर हैं उनको अनफ्रीज़ करवा ले? क्या ईरान इसके ऊपर तैयार हो सकता है? देखें, आप एक चीज़ में रखें कि ईरान में एक हुकूमत है, एक गवर्नमेंट है जिसकी आप बात भी कर रहे थे। तो बात चीज़ें इतनी अनपॉपुलर होंगी कि ईरानियन जो ये मौजूदा क़यादत है इसने फिर सर्वाइव भी तो करना है ना। ईरान में कुछ माह पहले मुजाहरे भी होते रहे हुकूमत के ख़िलाफ़, और 150 से ज़्यादा शहरों में मुजाहरे हुए। तो मुराद ये है कि कोई इस तरह की बात करने के बाद कि जिससे ये इतना अनपॉपुलर हो जाए ये रजीम कि इनके अपने लोगों को हटाना पड़े, अमेरिका को ज़रूरत ही ना पड़े इनको हटाने की। तो मैं कहूँगा कि चीज़ें जो आपको बज़ाहिर नज़र आएंगी वो और होंगी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ईरान एग्री कर जाता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, तो मैंने कहा वो तो आप उनके बयान से भी लग रहा है, यही बात वो लिख के दे देगा। अब बात रही है कि यूरेनियम की जो एनरिच्ड इतने केजी, इतने 100 केजी उनके पास, वो तो उसको अब एक नई टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको वो डस्ट कह रहे हैं कि यूरेनियम डस्ट जो है
अच्छा वो अगर फ़र्ज़ किया उन्हीं फैसिलिटीज़ में कहीं है जो कि दब चुकी है या कई 100 मीटर, वो तो फिर एक मेकनिज़म बनेगा जिसमें अमेरिका को अपनी फोर्सेस को ग्राउंड पे लाना पड़ेगा उनकी कोऑपरेशन के साथ। ईरान माजी में भी आईए के साथ कोऑपरेट करता रहा है। ईरान जो है वो सिग्नेटरी है एनपीटी का, वो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। ईरान ने एग्री किया है कि ईरान अपने यूरेनियम को उस हद तक नहीं लेके जाएगा जिसके बाद, जैसे आपने कहा कि 60% तो उन्होंने कर लिया है, वो एक स्टेज आती है 90% की जिसके बाद उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक बॉम्ब में जी। ये तो बुनियादी नुक्ता है दोनों में। ये तो अमेरिका के हमला करने का पर्पस है। अमेरिका ने 10 माह से ये जो जंग मुसल्लत की हुई है वो इसलिए नहीं मुसल्लत की हुई कि वो ये इजाज़त देगा, वो तो बार बार अपने बयान में कह चुके हैं और यही वो अपनी पॉपुलस के लिए जवाब देते हैं कि वो एक न्यूक्लियर ईरान जो है वो नहीं देखना चाहते इस खिते में। वही नहीं, मैं आपको बताऊं इस खिते का कोई मुल्क नहीं है जो ईरान को न्यूक्लियर देखना चाहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उसके नेबरहुड में एक नया न्यूक्लियर मुल्क हो। ये तो जो जिस तरह के हालात बने हैं और जिन मुल्कों पे मिसाइल फेंके हैं ईरान ने और ड्रोन फेंके हैं, अगर यही इनके पास टैक्टिकल बॉम्ब हो तो आपका क्या ख्याल है कि फिर किसी की सलामती यहाँ महफूज है रीजन में? तो मेरी गुजारिश ये है कि लेकिन डॉक्टर साहब इन दैट केस ये भी तो होगा ना कि अमेरिका और इजराइल यूं बेधड़क जो हमले हैं ईरान के ऊपर वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आगे उनके पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं, तो एक तरह की सिक्योरिटी जो है वो ईरान को मिल जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या ईरान अपनी इस गारंटी को या इस आप यूँ कह लें कि मशकूक पोजीशन को गिव अप करेगा अपना तमाम तर यूरेनियम देकर अमेरिका के कहने पर या रशिया को देकर कुछ पैसों के बदले? देखें मेरी बात सुने आप, 9 मुल्क हैं दुनिया में न्यूक्लियर, जी। ये बाप बंद हो चुका है अब किसी और मुल्क के न्यूक्लियर बनने का। वैसे 55 से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया के जिनके पास ये सलाहियत है कि बना सकते हैं वो, और वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अपनी जो तवानाई की ज़रूरियात है वो उससे पूरी कर रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये पहला नुक्ता है, ये जो इस्लामाबाद एकॉर्ड है कि ईरान ये इंश्योर करेगा कि ईरान ना तो मुस्तकबिल में बनाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब। ये अलग बात है कि ईरान की जो ज़रूरियात हैं एनरिचमेंट की और उससे पीसफुल पर्पसेस के लिए, एनर्जी के लिए बेशुमार और ऐसी हैं, मेडिकल के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो एक मैकेनिज़्म डेवलप हो सकता है कुछ ममालिक उसमें शामिल हो के कि ईरान की इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो उसकी मदद करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि उसमें ये मान लिया जाए कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हो सकेगा फ्यूचर में। ये तो एक बुनियादी नुक्ता है और इससे तो किसी सूरत जो है वो उनकी ये बात नहीं मानी जाएगी। बाकी उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, वो जिसका अगर वो फ़र्ज़ किया कि वहाँ पे कोई एनरिच्ड यूरेनियम है उसको किसी के हवाले करने का, वो मुझे लगता है कि ये जो एग्रीमेंट भी होगा ना, ये एग्रीमेंट ऐसा नहीं होगा कि इसमें एक वक्त में सारे नुकात पे अमल दरामद हो गया है और दस्तखत हो गए। एक मैकेनिज़्म भी डेवलप होगा, फर्दर वो इशू जिन पे टॉक्स चलती रहेंगी, कहीं कोई कमीशन बनेगा, कहीं कुछ मुल्कों का बोर्ड बनेगा फ़लाँ मामलात को देखने के लिए। तो ये लेकिन आगाज़ तो होगा इसी बुनियादी बात से, और वो ईरान भी उसके लिए तैयार है कि ईरान इस बुनियादी नुक्ते पे कि वो कोऑपरेट करेगा। इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, इसमें पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड जो है इसमें वो शामिल है। और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान की जो न्यूक्लियर हैसियत है, आपने दुरुस्त कहा कि अगर ईरान के पास ये सलाहियत होती तो ईरान पे हमले से मेरी मुराद ये कि आपका ख्याल इसराइल पे बम नहीं मारे गए? इसराइल भी तो एक न्यूक्लियर मुल्क है, तो ईरान ने मिसाइल फेंके ना इसराइल पे, ड्रोन्स भी फेंके, तो एक एटमी मुल्क पे मिसाइल और ड्रोन्स फेंके जा सकते हैं। आप भी नहीं फेंके इंडिया ने। 6 मई के बाद 10 मई तक क्या होता रहा है? लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक एटमी मुल्क होने का रिस्पॉन्स भी दिया है और 10 मई को हमने साबित कर दिया। हमने न सिर्फ उनके राफेल गिराए जो कभी किसी जंग में नहीं गिरे थे, तो पाकिस्तान ने तो अपनी ताकत जो है एक एटमी मुल्क उसको बिहेव भी करना होता है फिर एक एटमी मुल्क के तौर पे, जो कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये फैसला किया और साबित किया कि इंडिया भी जो हमसे कई गुना ताकतवर है कन्वेंशनल वॉरफेयर में, वो जुर्रत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान पे अब कोई दुनिया को दूसरा मुल्क भी नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान को इस तरह से वो उसको हॉट परसूट जिसको वो कहते थे या कोल्ड डॉक्ट्राइन कि इन पे वो कोई वो कर सकेंगे। तो इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि ईरान अगर न्यूक्लियर हो जाता है तो फिर ये नहीं हो सकता। लेकिन जो रीजन के हालात हैं और जो अमेरिका का जो स्टांस है
बैन-अक़वामी ताल्लुकात में ये नहीं देखा जाता कि क्या सही है क्या गलत है, और ना आप इसको अखलाकी तौर पे देख सकते हैं। जी आपके पास तो है, दूसरे के पास क्यों नहीं है। ताकत की ज़ुबान होती है, बैन-अक़वामी जो ताल्लुकात की ज़ुबान होती है, उसमें ताकत ने तय करना होता है कि आप किसी को क्या करने देते हैं और क्या करने नहीं देते। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान, एक वक्त था कि पाकिस्तान को सेफ़ हेवन फॉर टेररिस्ट कहा जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान को की मीडिएटर फॉर पीस कहा जा रहा है। पूरी दुनिया ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं वो नन अदर दैन जो है वो हैं, कोई दुनिया में दूसरा मुल्क ऐसा नहीं कर सका जो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त। तो जब पाकिस्तान ने सोवियत और अफ़गान वॉर के अंदर यहाँ पर मराकज़ कायम किए गए मुजाहिदीन के लिए, उसके बाद ये तासुर कायम हुआ कि पाकिस्तान पनाह देता है दहशतगर्दों को। उसके बाद अब देखिए जो उसामा बिन लादेन वाला वाक़या था 9/11 के बाद, उसके बाद ये तासुर मज़ीद मजबूत हो गया। आलमी मीडिया ने इसको यूँ रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ हेवन फॉर टेररिस्ट। लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो एक की मीडिएटर बना है। तो ये सफ़र पाकिस्तान ने किस तरह से तय किया है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। मैं तो नहीं मानता इस बात को। ये तो आपके दुश्मन कहते थे जी। पाकिस्तान को सेफ़ हेवन। ये तो इंडिया की ज़ुबान थी, और इंडियंस ने कोशिश की आपको पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए, जबकि वो ख़ुद कश्मीर में जो टेररिज्म कर रहा था, जिसको रियासती दहशतगर्दी कहते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और एक ख़ुद टेररिस्ट मुल्क जो अपने ही शहरियों को मारता है और हलाक करता है और अपनी अक़लियतों को, अगर वो मगरबी ममालिक में आपको बदनाम करने के लिए कहता है कि ये सेफ़ हेवन्स है, आपका क्या ख्याल है कि अगर सोवियत यूनियन आ गया था अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान के बाद कौन था? वो तो हम थे आगे, अगला निशाना। जी। एक सुपर पावर आपके बॉर्डर पे आके बैठ गई है और वो आपकी सलामती के लिए ख़तरा है। आपने उस सुपर पावर का रास्ता नहीं रोकना था वहाँ से। और अमेरिका जो दूसरी सुपर पावर था, उसने हमारी मदद की। कहा यह जाता है कि ये वॉर शायद अमेरिका की जंग थी। अमेरिका तो 2 ओशंस के दरमियान में है। हमारे साथ बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, 2500 किलोमीटर का। ख़तरा तो हमें था। हमने अपनी सलामती को इंश्योर करने के लिए हमने यहाँ से निकाला है एक सुपर पावर को। सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ है। फिर हमने इंडिया को भी जवाब देना था कि इंडिया जो टिट फॉर टैट करता था, और हमारी जो उनको हमायत थी कश्मीरीज़ को, वो हमारी सिफारती भी थी, अखलाकी भी थी, हम उनकी मदद करते थे। तो पाकिस्तान, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप तारीख़ देखें, 9/11 का वाक़या तो बाद में हुआ है। पाकिस्तान तो यहाँ 80 से सफ़र कर रहा है। हमारे मुल्क में धमाके हो रहे हैं और इंडिया रॉ करवा रही है। और जो हमारे यहाँ पे सोवियत यूनियन आया हुआ था 79 में, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दुनिया के किसी मुल्क से बढ़ के रोल प्ले किया है। हमारे यहाँ लाखों में हैं शहादतें जो सिर्फ इस टेररिज्म की वजह से हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। अभी भी आपने देखा कि प्रॉक्सीज के ज़रिए इंडिया फिर वही कोशिश कर रहे हैं। जी। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को एक मुश्किल जंग लड़नी पड़ी। मुश्किल यूँ जंग लड़नी पड़ी कि फिर 9/11 का वाक़या हो गया। 9/11 में मगरबी ताकतों ने ये फ़र्क कि कोई कौम अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रही है कि वो टेररिज्म है, या वो अपने डिफेंस में कि एक रियासत स्पॉन्सर टेररिज्म कर रही है, ये बंद कर दिया। अभी वही मगरबी दुनिया आपने देखा कि उसी में आपकी ये जो सफारतकारी है और आपका जो रोल है उसको तस्लीम किया गया है। और अब पाकिस्तान आपने देखा कि इंडिया जो है, जो हमारी एक सेंट्रिक पॉलिसी हुआ करती थी, पाकिस्तान एक बेहतरीन सफारतकार के तौर पे, पाकिस्तान जैसे आपने कहा एक मीडिएटर के तौर पे, और सालिसी भी इनके दरमियान कर रहा है। ये ट्रंप जो 7 जंगें, उनके तो मुल्कों के नाम भी नहीं जानते हम जिनकी वो 7 जंगों का हवाला देता है। कोई लैटिन अमेरिका के, कोई अफ्रीका के मुल्क हैं। आप तो सालिसी अमेरिका के दरमियान कर रहे हैं। और ट्रंप के साथ बात करना और ट्रंप को मेज़ पे लेके आना और ट्रंप का इस्लामाबाद आना, मैं इसको इंतहाई गैर मामूली कहता हूँ। आज सफ़े मातम बिछी हुई है आपके हमसाया मुल्क इंडिया में। तो मैं कहूँगा कि ये एक मगरबी प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि यहाँ पे सेंचुरीज़ थी, ये सेफ़ हेवन्स थी। पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तान अभी भी फेस कर रहा है, और पाकिस्तान आइंदा भी आप देखिएगा, पाकिस्तान जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ कला कमा करेगा टेररिज्म का और टेररिस्टों का। और जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, हमारे नेबर में ही हैं, जो कोशिश करना चाह रहे हैं, उनको भी उसका जवाब मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं सवाल हर एनालिस्ट से करता हूँ जो भी आलमी अमूर को जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हर एक की अपनी राय होती है, हर एक अपनी नज़र से जो है इन तमाम मामलों को देख रहा होता है। सवाल ये है कि ये जंग बंद हो जाएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों,
लेकिन इस जंग के बाद क्या होगा? क्योंकि इस जंग के दौरान हुआ ये है कि जो नेटो ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका से जो है वो दूरी इख्तियार की है और उन्होंने अमेरिका के कहने पर ईरान के ऊपर अटैक उस तरह से नहीं किया जैसे उन्होंने इराक के अंदर साथ दिया था अमेरिका का। तो ट्रंप साहब ने भी ये कहा है आगे से कि मैं अमेरिका को नेटो से निकालने के मुतालिक सोच रहा हूँ। तो इस जंग के बाद क्या होने जा रहा है? क्या ये नेटो वर्सेस अमेरिका होगा? क्या अमेरिका नेटो को क्विट करेगा? और उसके बाद का जो सिनेरियो है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, जो इराक पे हमला किया था वो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के बाद किया था। 1441 जो रेजोल्यूशन थी जिसमें जो चैप्टर 7 के तहत आई थी कि इराक के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी कार्रवाई होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया तो वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूवल दी थी उसकी। जब आया अमेरिका यहाँ पे, देखें ये जंग तो अमेरिका ने ख़ुद शुरू की है, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, तो नेटो का तो इससे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन ट्रंप काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं हमें नेटो ममालिक से ट्रंप कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, ईरान के जो आपने हुर्मुज़ है वो आप लोगों को जाके खुलवानी चाहिए थी बजाय कि हम तमाम तरह एफर्ट्स करते। देखें, ट्रंप का एक स्टाइल है डिप्लोमेसी का। ट्रंप को आपका क्या ख्याल है कि उनकी मदद चाहिए थी? आपका क्या ख्याल है कि ट्रंप जो है उनकी मदद के बगैर ये जो कुछ उसने ईरान में किया वो ये नहीं कर सकता था? ट्रंप ज़रूर आजमाता है अपने एलाइज को, उनको कहता भी है। अब आप देखेंगे वो ट्रंप ये तो कह रहा है कि अभी सारे कह रहे हैं कि हम आ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा खबरें ये भी हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है उन्होंने तो अपनी जो नेवल फोर्सेस हैं जी वो एग्रीमेंट्स करें आपस में। इस वक्त खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं और नेटो हेडक्वार्टर्स के आसपास वो सोच रहे हैं कि अब अमेरिका तो जा रहा है तो हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद रशिया है और फिर वो यूक्रेन के साथ क्या करता है अगर अमेरिका पीछे से हट जाता है, क्योंकि नेटो जो है वो 60% रिलाई कर रहा है अमेरिका के ऊपर अपने डिफेंस के लिए। तो अमेरिका अगर क्विट करता है तो पीछे से क्या मामला होंगे? 60% नहीं जी, मैं तो कहा करता हूँ 80% 90% जो है। लेकिन जब अमेरिका ने खुद नेटो ममालिक को, अब डेनमार्क तो नेटो का मुल्क है जी, लेकिन उसने कहा कि हम जाकर ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि बाकी को वो जिताता भी है कि हमने वर्ल्ड वॉर्स में आपको बचाया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मार्शल प्लान आया, आप जानते हैं, पूरा यूरोप जो है रीबिल्ड हुआ। जी हाँ, तबाह कर दिया था। और वो सिर्फ, वरना तो हिटलर ले गया था। अमेरिका ने अपना जो टॉप का जनरल था आइजनहावर, उसको लंदन भेजा कि लंदन पे नहीं कब्जा होने देना, वरना 250 जहाज डेली आते थे बमबारी करने के लिए। बाकी यूरोप को सारे को कब्जा कर चुका था हिटलर जो है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिका के बगैर नेटो जो है, जैसे वो खुद कहता है, कागजी शेर है। लेकिन मैं कहता हूँ ये उसकी एक टैक्टिक है, एक पॉलिसी है, जो वो कहता है उसका वो मतलब नहीं है। अब आप देखिएगा कि बाद में वो जिन जिन की ड्यूटीज़ लगाएगा, वो जहाँ चूँकि उसने अब आगे बढ़ना है, जैसे वो क्यूबा की बात कर रहा है, तो ईरान में आप देखिएगा, इस आपने हुर्मुज़ के हवाले से जो भी एक एग्रीमेंट होगा, मेरा अपना ये कि ये 28 जो तारीख थी ना फरवरी की, उससे पहले वाली पोजीशन पे चली जाएगी आपने हुर्मुज़, और उसमें वो जो आमदोरफ्त है वो फ्रीली होगी। उसमें ये नहीं होगा कि उसमें कोई ईरान का कोई ये रोल होगा कि वो जब चाहे उसको वो कर सके, इस अंदाज का नहीं होगा। और भी यूरोपियन मुल्क आ जाएंगे इसमें रेस्क्यू को। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पर एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि दूसरा राउंड होने जा रहा है मुज़ाकरात का, हम देखते हैं कि मुज़ाकरात से ठीक चंद दिन पहले पाकिस्तान की 2 अहम शख्सियात 2 अहम तरीन दौरों पर निकलती हैं और हमारे फील्ड मार्शल तेहरान जाते हैं, जो कि शायद दुनिया में कोई दूसरा मुल्क या दूसरा कोई लीडर इस वक्त ईरान नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं है कि किस वक्त आकर कौन बमबारी कर जाएगा। फील्ड मार्शल तेहरान जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ अहम मुलाकातें होती हैं, सियासी जो लीडरशिप है उनके साथ भी, अस्करी लीडरशिप के साथ भी। ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर का विज़िट किया जाता है। एक तरफ फील्ड मार्शल हैं, दूसरी जाने पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, वो 3 रोज़ा दौरे पर जाते हैं, सऊदी अरब से कतर, कतर से फिर तुर्किया। तो ठीक मुज़ाकरात से पहले इन 2 अहम तरीन दौरों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इनका मुज़ाकरात से कोई लेना देना है, या अमेरिका और ईरानी वफूद जो कि मुमकिना तौर पे पीर के रोज़ पाकिस्तान आएंगे और इस वक्त हमारे दारुल हुकूमत के अंदर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्या इन दौरों का उससे कुछ लेना देना था? सारा लेना देना ही उससे है। अच्छा जी। मेन जो इस वक्त इशू है वो यही है कि वो जो 2-3 नुकात ऐसे हैं जो कि जिसको कंटेंशियस हैं, जिन पे लेके आना है दोनों अफ्रीकैन को, उसमें कुछ अमेरिका है जो शायद रियायतें देने को तैयार होगा, फिर कुछ ईरान है जो उसमें कंसीड करेगा। तो पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि चलें, हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो वापस आ गए इन 3 मुल्कों के दौरे पे। वो सऊदी अरब भी गए, कतर भी गए, वो तुर्किया में भी थे,
और उन्होंने ज़ाहिर इन ममालिक से बातचीत की है। लेकिन मैं ये थोड़ा नहीं मानने को तैयार कि 3 दिनों के लिए जो है ना हमारे फील्ड मार्शल वो सिर्फ ईरान में वो रहे होंगे, या वहाँ कोई इतना कि वो नुकात ऐसे थे कि उसमें इतना वक्त चाहिए होगा। मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, ना को मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन मैं इतना ज़रूर थोड़ा सा मुझे है कि हो सकता है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो जब ईरानी क़यादत से सारे नुकात पे बात कर चुके हों और उन्होंने कहा हो कि अगर अमेरिका भी इतना वो 2 कदम पीछे आए तो 4 कदम हम आने को तैयार हैं, तो ये इम्कान है कि फिर वो मुज़ाकरात के लिए अमेरिका रवाना हो गए हों। और चूँकि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, मुझे ये लगता है कि जितनी वो बड़ी बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं इस वक्त और जो उनका किरदार है, तो मैं तो कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सिक्योरिटी है, मैं चूँकि प्रेसिडेंसी का तालिब इल्म भी रहा अमेरिका में और पढ़ाया भी है वहाँ पे, तो मैं तो कहूँगा कि उनके बराबर की जो इस वक्त सिक्योरिटी है वो हमारे फील्ड मार्शल को मुयस्सर है और हासिल है। और हो सकता है उनके इस दौरे को मुनासिब ना समझा गया हो कि उसको प्रेस में लाया जाए या मीडिया पे लाया जाए, लेकिन 3 दिन रुकना जो है ना सिर्फ ईरान में। लेकिन ट्रंप तो ये अनाउंस कर चुके हैं कि एक ज़हीन शख्सियत आ रही हैं और वो कल का दिन बता रहे हैं कि जब मैं सरप्राइज़ दूंगा, वाइट हाउस के अंदर उनका विजिट है। तो हो सकता है, ज़ाहिर है वो ज़हीन शख्सियत, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जितनी वो तारीफ़ करते हैं हमारे फील्ड मार्शल की। लेकिन ये हो जाएगा अब ज़ाहिर है कुछ आवर्स में अंदाज़ा कि वो किन की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता यही है कि अगर ये इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे इस्लामाबाद, तो उसमें ज़ाहिर है कि जो डिप्लोमेसी है, जो हमारे जनरल नासिम मुनीर साहब जो हैं उनकी, उसका बड़ा रोल और बड़ा किरदार है। और ये भी मुमकिन है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में हों तो हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक के जो अहम रहनुमा हैं, उनको जब वो ये हो कि वो ख़िते में मौजूद हैं, तो इस्लामाबाद में एक ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है कि एक मरकज़ बन जाए। तो और ममालिक के भी जो सरबराहान हैं, एक तरह की जिसको हम समिट कहते हैं, उस हवाले से तो ये हमें अब नेक्स्ट वीक में सही अंदाज़ा होगा। लेकिन इम्कान है कि अगर एक एकॉर्ड होता है इस्लामाबाद, तो यकीनन उसका क्रेडिट जो है ना, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी एक शख्सियत को दूँ तो वो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जनरल नासिम मुनीर। एब्सोल्युटली। और इस वक्त आईएसपीआर ने एक ट्वीट भी किया है जिसके अंदर एक तरह से अलामियाँ हैं वो, जिसके अंदर उन्होंने ये तो बताया है कि 3 रोज़ा दौरा फील्ड मार्शल का ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो वापस वतन लौट चुके हैं। तो वो कहाँ पर हैं, ये आपकी जो बात है उसकी तायीद हो जाती है एक तरह से। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और एंड पर मैं ये कुछ मामला जो हैं वो हमारे अंदरूनी भी चल रहे होते हैं मुल्क के अंदर भी, और उनको लेकर आप अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ करें और बताएं कि एक ये टीम है, क़यादत है, हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जो इस्टेब्लिशमेंट है या क़यादत है, इनकी आपस में कोऑपरेशन है और बहुत गहरी इनकी आपस में टाइज़ हैं और ये वन पेज पे नज़र आते हैं। लेकिन इससे जो पिछली हमारी सियासी क़यादत थी, क्या अगर वो आज होती तो क्या वो इस तरह से ये जो मीडिएशन है इसको लेकर चल पाती, और क्या ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो होती जो आज है? देखें, ये फिर एक हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा माजी में। आप अगर यूँ कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हमारे एक माजी के लीडर थे और हुक्मरान थे, वो कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, या उन्होंने एक स्लोगन दिया कि हमको ग़ुलाम हैं, और फिर जब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया तो वो फिर ज़ाहिर अपनी डायरी लेके वहाँ से निकले। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम, ज़ाहिर है कि वो जो डेविड ल्यू थे जिन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर से मुलाकात की थी, उनको इल्ज़ाम दिया और वो कहते रहे। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाएँ तो अब हो सकता है कि उनका कहना कि उनको हटाने में अमेरिका का किरदार था, उस पर कोई एविडेंस तो मौजूद नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि हमारे इस खिते में जो डेवलपमेंट्स हुई बाद में, और ख़ास तौर पे ये जो ईरान के हवाले से डेवलपमेंट हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो क़यादत अगर होती तो हो सकता है कि इस रीजन में भी मामला फ़र्क होते, या पाकिस्तान का किरदार जो है उस नौइयत का नहीं होना था। लेकिन अब चूँकि वो नहीं है, उसके बारे हम सिर्फ एक गैस वर्क ही कर सकते हैं। ये क़यादत तो मौजूद है, तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो जुमला हमारे यहाँ बोला जाता था ना, आम तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बड़ा इसको लेते थे अपने लिए प्राइड, और वो कहा करते थे इदारों के साथ हम खड़े हैं या हम एक सेम पेज पे हैं, लेकिन होता नहीं था। अगर वो सेम पेज होता तो जिस तरह से हमारे अथल पथल होती रही और लीडरान की और उनकी रुखसती होती रही, तो उससे तो अंदाज़ा नहीं होता। ये अगर आप मुझसे पूछिए 78 सालों में, मैं तो सेम पेज की बात भी नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ ये एक लाइन में है, अगर उस पेज पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ है तो ये दोनों उसका हिस्सा हैं। और जितनी यूनिसन जो है और जितनी एक अंडरस्टैंडिंग कह लें
मुल्की मामलात के हवाले से, और मैं इसका क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ को भी दूंगा कि उनमें बड़ी खूबियाँ और बड़ी क्वालिटीज़ हैं। उनको एक तो पता है मुल्की मफाद का और मुल्की इंटरेस्ट का, एक उनको ये नहीं है कि वो एक किसी मामले को अपनी अनाह का इशू बनाते हैं, और उनका ये मिजाज नहीं है, और वो साथ लेके चलते हैं अपने जो अलाइज़ हैं उनको भी और ज़ाहिर इदारों को भी। तो मैं तो ये बिल्कुल आपसे ही कह रहे हैं कि जितनी एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में, जो हमारी अस्करी क़यादत है और हमारी सिविल, तो उसका फ़ायदा आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान एक मरकज़ बना हुआ है एक सिफारतकारी का। और आम तौर पे इससे पहले तो आप सुनते थे कि कभी मिडल ईस्ट में कोई इशू होता था तो कहते थे जी OIC का इजलास बुलाया जाए जी, कभी कहा जाता था जी अरब लीग के ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दोनों क़यादतें हैं, इनकी तारीफ मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ट्रंप कर रहा है या जो अमरीकी जो लीडरशिप है वो कर रही है। अमेरिका में वहाँ एक लेवल पे ये बात तस्लीम की जा रही है और समझी जा रही है कि फील्ड मार्शल का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। मैं ज़ाहिर है वहाँ चूँकि पढ़ता भी रहा, पढ़ाता भी रहा। मेरे एक प्रोफेसर हैं, वो मुझे प्रेसिडेंसी पढ़ाया करते थे। वो प्रोफेसर साहब का मुझे 2 दिन पहले ईमेल आई जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि पूरे अमेरिका में जो आपके फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनके किरदार को सराहा जा रहा है, और यहाँ पे ये अब एक टॉक ऑफ द टाउन है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत कितना अहम रोल प्ले कर रही है। तो आपने देखा कि वहाँ के एकेडेमिया में भी, वहाँ के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें भी पाकिस्तान के इस किरदार को जिस अंदाज से लिया जा रहा है कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक मुस्तकिल अमन के लिए जो रोल प्ले कर रहा है, तो ये तभी मुमकिन था कि जब पाकिस्तान की सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत और फिर अवाम इस पूरे प्रोसेस सबसे सपोर्ट कर रहे होते, सपोर्ट कर रही हैं अपनी क़यादत को। और आप देखिएगा जब ये डस्ट बैठेगी, एकॉर्ड होगा, उसके बाद मामला कुछ, फिर मैं पाकिस्तान का फ्यूचर ट्रेड के हवाले से, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिलनी है मगरिब से भी और हमारे खलीजी, मैं उस अंदाज से देख रहा हूँ। और मुझे पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का जो फ्यूचर है वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान आप देखिएगा सिर्फ सिफारती हवाले से नहीं, आगे एक माशी ताकत बनने भी जा रहा है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि ये जो पॉडकास्ट है वो हमारे देखने वालों के लिए खैर का सबब बने। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली पॉडकास्ट के अंदर किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।